बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स। आज की सुनहरी बात के साथ मैं हूं आपका अपना होस्ट महबूब शेख और मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब अजीज़ राकला साहब। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अजीज़ राकला साहब ने पिछले गुज़िश्ता 2 एपिसोड के अंदर और मैंने मिलकर कोशिश की थी कि आपके साथ जो है वो आज की सुनहरी बात को अच्छे अंदाज में पेश किया जाए। आपकी मोहब्बतों और इनायतों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी के बाइस चंद ईमेल्स और पैगामात जो है वो मोहतरम जनाब अजीज़ राकला साहब के साथ शेयर करूंगा। लेकिन एक ईमेल ऐसी है अजीज़ राकला साहब, एक ईमेल ऐसी भी आई है हमें जिसमें मोहसिन छुटानी साहब ने लिखा है कि अजीज़ राकला साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हुए कि आपने जो हर बातों का मरकज़ है झूठ बात ना करना था। आपकी जो गुज़िश्ता 2 बातों का कि झूठ बात ना करना था, लेकिन बहुत माज़रत के साथ हम अपने माशरे में झूठ की बुनियाद इतनी रख चुके हैं कि अब शायद लोग सच सुनना पसंद नहीं करते। आप इसके बारे में इस ईमेल्स का जवाब दें कि लोगों ने ये तासुर दिया है मोहसिन छुटानी साहब ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख साहब, मैं आपको बड़ा शुक्रिया कर रहा हूँ बल्कि सारे लोगों की तरफ से कि आपने साइंस और कुरान के लिए इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम मुरतब किए हैं और मुझे भी शामिल किया है इस प्रोग्राम के अंदर। मैं एक इसमें छोटा सा एक कमेंट आज करना चाहता हूँ कि चूँकि झूठ सच का ही सारी दुनिया और निज़ाम है कि जब हम आपने जो मुझे स्टेज दिया है, जब हम इतने सारे लोग, हमारे वहाँ कहा जाता है अगर एक आदमी से आप झूठ बोलते हैं तो एक आदमी ये गुनहगार होते हैं। लेकिन जब अल्लाह आपको ऐसा मौका देता है कि जब एक साथ आप 5,000 लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, 1 लाख से हो रहे हैं, या ऐसे भी लोग हैं जिनकी आवाज़ 10 मिलियन लोग सुनते हैं, उस वक्त अगर आप झूठ बोलते हैं तो मेरा ये अकीदा है कि ये 10 मिलियन लोगों के आप गुनहगार हो जाते हैं। तो हमें बड़ा सोच समझ के ये ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ बैठ के जो भी बात करे वो बहुत सही हो। अब मैं दूसरा मैं कहूँगा कि आप हर प्रोग्राम में मेरी तारीफ़ें करते रहते हैं, जो सही बात है, जो आप कहते हैं, कभी ज़्यादा बात नहीं कहते। मगर मैं आपके बारे में ये ज़रूर कहूँगा कि मैं आपसे आज से 3 महीने पहले अब्बास भाई अमरेली स्टील के चेयरमैन ने आपसे मुलाकात कराई और जैसे जैसे हम मिलते गए हमारे ख्यालात भी मिलते गए और एक दूसरे के लिए इज़्ज़त बढ़ती गई। और फिर आपने भी सोचा, हमने भी सोचा कि ये रमज़ान जो आ रहे हैं इसमें इस्लाह का महीना हो। और सबसे ज़्यादा जो हमारा मसला है कि इस्लामी मुआशरा जहाँ भी दुनिया में इकोनॉमिकली हम लोग बैकवर्ड रह गए, तो इसी सिलसिले में हमने बातचीत शुरू करनी और इत्तेफाक से हमारा पैशन भी एक, जितना मैं इसमें शामिल हूँ इतना आप भी शामिल हैं। और इसके अलावा दूसरी बात यह कि हमारा एक जनरेशन का फ़र्क है, लेकिन इस मामले में हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। और जो आपका प्रोफेशन है जर्नलिज्म, ये शायरों वाला प्रोफेशन होता है, इसमें फाइनेंस बड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो लोग उसूल पे रहते हैं, अब शायर दुनिया में आके हज़ारों चले गए, लेकिन आज भी गालिब को लोग याद रखते हैं, मीर तकी मीर को याद रखते हैं, फराज को याद रखते हैं और इकबाल, अल्लामा इकबाल। कभी उन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि जनरेशन और मुल्क भी इनकी, तो जर्नलिज्म भी ऐसा ही आपका ये पेशा है जिसमें आप लोगों की तकदीरें बदल सकते हैं। आप लोग सच पहुंचा कर उनको इस तरह के प्रोग्राम पेश करके आप काफ़ी यानी माशरे को बदल सकते हैं। और इसके जो आपके जो नतीजा मिलता है, इसका जो सेटिस्फेक्शन है, मैं समझता हूँ वो सेटिस्फेक्शन से आप बहुत खुश हैं। और मैं हमेशा आपके चेहरे पे एक चमक देखता हूँ कि कुछ में माशरे में अच्छा है। और ख़ास तौर से पाकिस्तान और कनाडा में जहाँ भी हमारे भाई रह रहे हैं, इनके लिए हमको ऐसा प्रोग्राम लाए जिनके उनकी इस्लाह हो। अब आप आते हैं मोहसिन छुटानी साहब के सवाल के ऊपर। देखिए सर, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। झूठ तो सारी बुनियाद है। एक मैंने किताब में पढ़ा था कि एक साहब 65 उनकी उम्र थी और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ईमान ले आए। तो फिर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो आए और उन्होंने कहा कि मैं कैसे अच्छा मुसलमान बन सकता हूँ, न तो इस उम्र में मैं नमाज अब कब पढ़ूंगा और रोज़े किस तरह मैं करूँगा। तो आपने फरमाया तुम आज से आप सच बोलना शुरू कर दे, आपसे अच्छा मुसलमान कोई नहीं होगा। अच्छा, अब ये मोहसिन साहब को मैं और कहूँगा कि ये काम तो मुश्किल है, क्योंकि ये जो झूठ बोलने का सब कॉन्टिनेंट में एक निज़ाम चला है, पहले मुग़ल्स के वक्त से, फिर ये अंग्रेज़ आए, उन्होंने कुछ ऐसे निज़ाम बनाए कि लोग जो झूठ बोलते थे उनकी तरक्कियाँ होती थी। तो और मैं आपको दूसरी मिसाल दूं कि कौमें बदलती हैं। अगर आप 1945 का जापान देख लें,
उसकी स्टडी करें, उनकी हिस्ट्री, बड़े लोग गरीब होते थे, लेकिन 1965 में आके जब उन्होंने जमहूरी निज़ाम वहाँ अपनाया, उन्होंने जो वेस्ट के तरीके वहाँ अपनाए, बहुत सारे कारोबारी, आप देखिए जापान आसमानी तरह ऊपर जाने लगा। ये जरूर था दूसरी जंग अजीम में कि वहाँ का बादशाह अमीर था लेकिन राया बहुत गरीब थी। इसी तरह से हम चाइना, हमारे सामने मिसाल है कि 30 साल में, मैं खुद चाइना 1987 में गया था और यही 30 साल के अंदर पूरा मैंने चाइना को उभरते हुए देखा है। तो कौमें बहुत जल्दी तरक्की, और हम लोगों को तो हमारे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाली हम 1940 में आप पे अल्लाह मियाँ की मैसेजेस आने शुरू हुए और आप 40 साल की और 63 साल की उम्र में इस दुनिया से आप तशरीफ ले गए। 23 साल के अरसे में पूरी कौम बदल गई, और हम तो आजकल साइंस और इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है। तो मैं मोहसिन छोटानी साहब से कहना चाहता हूँ, हम बहुत जल्दी, हमारी कौम बहुत समझदार कौम है, और सच के तो इतने ज्यादा फायदे हैं, आपकी सेहत अच्छी हो जाती है, आपकी उम्र लंबी हो जाती है, आपकी जिंदगी में सुकून आ जाता है। तो सच बोलना कोई, और हम हिम्मत हारने वाले नहीं। हम इस मैसेज को महबूब साहब में आपके साथ मिलकर पाकिस्तान ले जाएंगे। इसको हम पाकिस्तानी गली गली, छप्पे छप्पे, जैसे चाइना में देखा कि सिग्नल पे लिखा होता है, सड़कों पे लिखा हुआ होता है, और जो माओ ज़ेडुंग ने एक रेड बुक बना दी थी, एक अपना पैगाम, तो हम स्कूलों में, मदरसों में, हर जगह ये अपना पैगाम पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, एक अच्छा माशरा बहुत से घरों से मिलकर बनता है, और घरों का माहौल अच्छा होगा तो इसके असरात माशरे पर भी मुस्बत अंदाज में असरअंदाज होंगे। आज हम अजीज़ राखला साहब से मालूम करेंगे कि आज आप सुनहरी बात में हमें क्या बताने जा रहे हैं। अजीज़ राखला साहब, देखिए, एक अच्छा घर होता है, उससे एक मोहल्ला बनता है, उससे एक शहर बनता है, उससे मुल्क बनता है। अगर मोहल्ला, घर मजबूत होगा तो मोहल्ला मजबूत होगा, मोहल्ला मजबूत होगा तो शहर मजबूत होगा। तो हमें बड़ा देखना पड़ेगा कि क्या हमारे घर के अंदर हम इंसाफ हो रहा है। मिसाल तौर पे मैं सच्ची बातें करनी है, मैंने पहले कहा सुनहरी बातें होंगी, सच्ची बातें होंगी, कि क्या हमारे जो मियाँ बीवी, बेटा बेटी या बेटियां बेटे होते हैं घर के अंदर, क्या हम अपनी बेटियों के साथ वही इंसाफ करते हैं जो बेटे के साथ करते हैं? राइट। हमेशा हमारे लिए दो कानून होते हैं। हालांकि अरमान देखे तो बेटी, आपकी बेटी भी है, आपकी बहन भी है, आपकी माँ भी है, आपकी बहू भी है, और आपके उनके कितना हमारा करीबी रिश्ता, फिर भी हम मैं समझता हूँ, और ये चीजों से सारे माशरे गुजरे। अगर आप देखें, अगर तारीख को जरा उठा के पीछे चलते हैं, तो सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही 1/3 हिस्सा औरतों के लिए जायदाद में, उससे पहले तो दूसरे जितने भी माशरे थे, औरतों को एक आमतौर से लोग खरीदते थे। अगर आप चाइना में जाके देखें, जस्ट गो, ये मेरे ख्याल से ये माओ ज़ेडुंग के इनकलाब से आने से पहले, अगर आप किसी आदमी की 8-8 बीवियां होती थी ना, जितना पैसा होता था वो बीवी खरीद लेते थे। तो ये इस्लाम ने आके ये हमें, मगर उसके बाद फिर और माशरे हमसे बहुत आगे बढ़ गए। उन्होंने औरतों को पूरी तालीम देना शुरू कर दी, औरतों को वही हकूक देने शुरू कर दिए। आप देखें कि 60-70 साल पहले अमेरिका में औरतें वोट भी नहीं दे सकती थी, लेकिन जैसे जैसे माशरा समझता गया और आजकल के तकाज़े, उन्होंने औरतों को वोट भी दे दिया। और यहाँ तक कि हमारे कनाडा के तो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कैबिनेट के अंदर उन्होंने कहा 50% मिनिस्टर औरतें होंगी और 50% मिनिस्टर मर्द होंगे। और अच्छे माशरे, अच्छी चीज़ों को तो हमें घर में हमें देखना पड़ेगा। हम बेटे के लिए तो अच्छी तालीम का हर तरह से इंतजाम करता है। बेटा इंग्लैंड पढ़ने जा रहा है, जाने दें, आपको कोई फिक्र भी, वहां से बेटा कभी किससे भी लिखता है बाप को कि मेरी तो यहाँ गर्लफ्रेंड भी है। क्या वो गर्लफ्रेंड किसी और की बेटी नहीं है? आप अपनी बेटी को क्यों बाहर नहीं भेजाते? अगर आपकी घर की तालीम सही हो तो जैसा आपके बेटे के किरदार पे आपको भरोसा है, ऐसे आप अपनी बेटी के किरदार पे भी होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे में हमारा घर बहुत कमजोर है, और माँ बाप के दो कानून होते हैं, बेटी के लिए, बेटे के लिए खाना बेटी बना के देगी, क्यों ना दोनों मिलके। देखिए, हम जब वेस्ट में आए तो हमने तो कभी अपनी बच्चों को पैम्पर साफ नहीं किया, लेकिन मेरी बेटी और उसका शौहर और मेरी 2 बेटियों की शादी हो गई है, और दोनों के शहर हर चीज में शामिल होते हैं। ये नहीं कि मर्द का काम ये है कि सिर्फ रोजी कमा के लाए। हमारे वहां तो ये होता है कि जब आदमी काम से थका आ रहा घर पे आता है तो बीवी बच्चों की शिकायतें लेके बैठी होती है। बाप ये कहता है तुमने ये क्या, तुमने वो क्या, कोई इनके साथ अच्छा वक्त नहीं गुजारता। तो मैं समझता हूँ कि हमारे घर के अंदर हमें ये माशरे के अंदर ये माहौल लाना पड़ेगा कि हम लोग हमारा माशरा मजबूत कर सकें।
यानी आपका कहना यह है कि जो राइट्स आप अपने बेटे को देते हैं वही राइट्स जो है 100% कि बच्चों को भी मिलने चाहिए, बिल्कुल। ताकि माशरा जो है वो मुस्बत अंदाज में परवान चढ़े, दोनों के राइट्स बराबर होने चाहिए। बहुत शुक्रिया अजीज़ दाखला साहब। अजीज़ दाखला साहब ने आज की सुनहरी बात में ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से बात की। नाज़रीन, 1400 साल कबल कुरान पाक के नज़ूल के अंदर इस बात पे पूरे सूरह निसा जो है वो नाजिल हुई और उसमें ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में तफसील से बताया गया कि हमारे इस्लाम के अंदर औरतों के क्या राइट्स हैं। जैसे अजीज़ दाखला साहब ने बताया कि अपने होस्ट महबूब अली शेख और अजीज़ दाखला साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कनाडा पाकिस्तान जिंदाबाद।